गुड इवनिंग। मैं रविश कुमार हूं। आज रात हम एक खामोश जंग को एक्सप्लोर करेंगे। एक ऐसी जंग जो टैंकों से नहीं बल्कि कोड से लड़ी गई है। सालों तक चाइनीज हैकर्स PWN2Own जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिशंस में टॉप पर रहे, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को मात दी और बड़े बड़े प्राइजेस जीते। उनकी जीत रूटीन थी, उनकी स्किल्स बेजोड़ थीं और साइबर सिक्योरिटी सर्कल्स में उनके नाम लेजेंडरी थे। लेकिन 2017 में वे रातों रात गायब हो गए। कोई चाइनीज टीम नहीं, कोई हेडलाइंस नहीं। दुनिया सोचती रह गई, चाइना अपने सबसे ब्राइट डिजिटल माइंड्स को ग्लोबल स्टेज से क्यों हटाएगा? इसका जवाब बीजिंग को लगा कि ये हैकर्स प्राइज मनी के लिए, शो ऑन ऑफ करने के लिए बहुत वैल्यूएबल थे। उनकी टैलेंट्स अब एक नेशनल एसेट बन चुके थे। चाइना ने एक नया चैप्टर शुरू किया था, एक ऐसा चैप्टर जहां साइबर स्किल्स स्टेट की सेवा करेंगी, न कि स्पॉटलाइट की। ओपन कंपटीशन का दौर खत्म हो गया था, एक नई सीक्रेटिव स्ट्रेटेजी शुरू हो चुकी थी। पहला क्लू जो होंगी से आया, जो कीहू 360 के CEO हैं, जिन्होंने सवाल किया कि चाइना अपने बेस्ट साइबर वेपन्स को फॉरेन कंपनियों को एक क्विक पे आउट के लिए क्यों दे। उन्होंने आर्गू किया कि ये जीरो डे एक्सप्लॉइट्स नेशनल रिसोर्सेज के तौर पर कहीं ज्यादा वैल्यूएबल थे। कुछ ही देर बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने हैकर्स को ओवरसीज कॉम्पिटिशन से बैन कर दिया। मैसेज क्लियर था, आपकी डिस्कवरीज अब स्टेट की है। बीजिंग ने साइबर स्पेस को एक नए बैटलफील्ड के तौर पर देखा, जहां वल्नरेबिलिटीज वेपन्स थीं, न कि फिक्स करने के लिए बग्स। स्टेट ने अपने साइबर टैलेंट को नेशनलाइज किया, उनकी स्किल्स को चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स की सेवा में लगाया। अब से हर मेजर एक्सप्लॉइट सीधे गवर्नमेंट एजेंसीज में जाएगा, न कि ग्लोबल टेक फर्म्स में। इंटरनेशनल हैकिंग कॉन्टेस्ट्स का फ्रेंडली एरा खत्म हो गया था, चाइना अपना खुद का आर्सेनल बना रहा था। ग्लोबल कॉम्पिटिशंस ऑन ऑफ लिमिट्स होने के बाद चाइना ने अपना खुद का बनाया तियानफू कप। 2018 में लॉन्च हुआ। यह कंट्री का प्रीमियर हैकिंग इवेंट बन गया, जिसने टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट किया और बड़े रिवॉर्ड्स ऑफर किए। रूल्स अलग थे, हर डिस्कवर की गई वल्नरेबिलिटी सबसे पहले चाइनीज गवर्नमेंट को रिपोर्ट की जाती थी। एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां अंधेरे में रह गईं। तियानफू कप एक पाइपलाइन बन गया, जिसने नेशन के बेस्ट साइबर वेपन्स को सीधे स्टेट एजेंसीज तक पहुंचाया। यह सिर्फ एक कॉन्टेस्ट से कहीं ज्यादा था। यह एक रिक्रूटमेंट ड्राइव और एक वेपन्स प्रोग्राम था, सब एक साथ। चाइना के पास अब इंडस्ट्रियल स्केल पर जीरो डे एक्सप्लॉइट्स हार्वेस्ट करने का एक सिस्टम था। गवर्नमेंट चुन सकती थी कि किन डिजिटल कीज को सीक्रेट रखना है, उन्हें एस्पियोनेज या फ्यूचर साइबर वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करना है। तियानफू कप साइबर वेपनरी के लिए एक स्टेट स्पॉन्सर्ड असेंबली लाइन था। तियानफू कप ने सब कुछ बदल दिया। एक बग अब फिक्स करने वाला फ्लॉ नहीं था, बल्कि एक्सप्लॉइट करने वाला सीक्रेट था। हैकर्स अपनी डिस्कवरी स्टेट को देते थे, जिससे चाइना को ग्लोबल सिस्टम्स तक एक्सक्लूसिव एक्सेस की विंडो मिलती थी। ये एक्सप्लॉइट्स स्टेट सर्विलांस को पावर देते थे, जिससे अथॉरिटीज, डिप्लोमेट्स, जर्नलिस्ट्स और दुनिया भर के राइवल्स पर जासूसी कर पाती थी। गवर्नमेंट को हर टूल इन्वेंट करने की जरूरत नहीं थी, उसने बस प्राइवेट हैकर्स को काम करने के लिए इंसेंटिवाइज किया। प्राइज मनी और प्रेस्टीज ने टैलेंट को अट्रैक्ट किया, लेकिन असली रिवॉर्ड स्टेट के लिए बढ़ता आर्सेनल था। ये एक्सप्लॉइट्स सिर्फ जासूसी के लिए नहीं थे, वे साइबर वॉरफेयर के लिए पोटेंशियल वेपन्स थे, जो पावर ग्रिड्स या फाइनेंशियल मार्केट्स को डिसरप्ट कर सकते थे। वल्नरेबिलिटीज को सीक्रेट रखकर चाइना ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में खुले दरवाजे छोड़ दिए, जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल के लिए तैयार थे। प्राइज एक हथियार बन गया था। इन एक्सप्लॉइट्स की पावर जल्द ही रियल और डरावनी बन गई। 2019 में गूगल ने आईफोन्स को टारगेट करने वाले एक बड़े हैकिंग कैंपेन का खुलासा किया, जिसे तियानफू कप में दिखाए गए टूल्स से ट्रेस किया गया। मुख्य टारगेट शिनजियांग में उइगर मुस्लिम, जिनके फोन सर्विलांस डिवाइस में बदल दिए गए थे। कंपटीशन के लिए इस्तेमाल किया गया वही कोड ऑपरेशन का टूल बन गया, जिससे पूरी कम्युनिटीज की मॉनिटरिंग और कंट्रोल किया गया। कैंपेन की रीच तिब्बती एक्टिविस्ट्स, हांगकांग प्रोटेस्टर्स और क्रिटिकल जर्नलिस्ट्स तक फैल गई। चाइना का साइबर आर्सेनल सिर्फ एक शील्ड नहीं था, यह असंतोष के खिलाफ एक ऑफेंसिव वेपन था। तियानफू कप की लेगेसी अब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की थी, जिसे वर्ल्ड क्लास हैकिंग ने पावर दी थी। डिजिटल बैटलफील्ड घर आ गया था। चाइना की साइबर पावर अपनी बॉर्डर्स पर नहीं रुकी। 2024 में चाइनीज हैकर्स ने यूएस ट्रेजरी को ब्रीच किया, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। प्रमुख यूएस टेलीकॉम नेटवर्क्स और गुआम में सैन्य बेस भी वोल्ट टाइफून जैसे ग्रुप्स द्वारा इन्फिल्ट्रेट किए गए। ये हैकर्स सिर्फ चोरी नहीं करते, वे खुद को एम्बेड करते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप बनाते हैं और इंतजार करते हैं।
लक्ष्य फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए खुद को प्रीपोजिशन करना, एक पल के नोटिस पर एक राष्ट्र को पैरालाइज करने के लिए तैयार रहना। चाइनीज फर्म आईसून से 2024 के एक लीक ने स्टेट के साथ काम करने वाले प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के एक नेटवर्क को एक्सपोज किया, जो ग्लोबल साइबर कैंपेन के लिए टूल्स डेवलप कर रहे थे। शैडो आर्मी अब छिपी नहीं थी, यह एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी थी। चाइना के साइबर इकोसिस्टम में अब प्राइवेट कंपनियां भी शामिल थीं, सब नेशनल स्ट्रेटेजी की सेवा कर रही थी। दुनिया एक नए तरह के खतरे का सामना कर रही थी, संगठित, लगातार और स्टेट बैक्ड। सबूत क्लियर है, चाइना ने एक जबरदस्त साइबर आर्मी बनाई है जो टैलेंट और गोपनीयता से भरी है। ये बिना बमों के युद्ध है, एक सिंगल एक्सप्लॉयट इकोनॉमी को क्रैश कर सकता है या इंफ्रास्ट्रक्चर को अपंग कर सकता है। यूएस और दूसरे राष्ट्र अब इन खतरों को एक क्लियर और प्रेजेंट डेंजर मानते हैं। एक संकट में चाइना अपने डिजिटल फुटहोल्ड्स को एक्टिवेट कर सकता है, अराजकता फैला सकता है और ऊपरी हाथ हासिल कर सकता है। डिजिटल और जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड्स अब एक ही हैं। हर राष्ट्र कमजोर है, संघर्ष के नियम बदल गए हैं। चाइना की स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म है, साइबर डोमिनेंस के साथ पारंपरिक सैन्य शक्ति को ओवरटेक। 2017 से चाइनीज हैकर्स की खामोशी एक पीछे हटना नहीं थी, यह एक नई तरह की आर्मी का शांत असेंबली था। गुड नाइट।